स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास इन पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हमारा टॉपिक है मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। जैसा हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में हम पढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि मोबाइल की भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी मोबाइल भी एक सिस्टम है, तो उसके अंदर आपका और ये जो कंपोनेंट है किस तरह से ऑर्गेनाइज रहते हैं और किस तरह से काम करते हैं। चलिए एक बार आप स्क्रीन पे देखिए। देखिए ये डायग्राम आप सबको दिख रहा होगा। यहाँ पर जो मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए RF ट्रांस रिसीवर है। इसके बारे में मैं आपको लिखवा भी दूंगा, अभी आप डायग्राम के थ्रू एक बार समझ लीजिए। ये क्या होता है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांस रिसीवर, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांस रिसीवर का मीन्स क्या है? ये ट्रांस रिसीवर का मीन्स है यहाँ पर आपका ट्रांसमीटर भी होगा और रिसीवर भी होगा, यानी कॉल भी यहीं से होगी और आपकी रिसीव भी यहीं से होगी। सेकंड आपका क्या है? सिम। सिम के अंदर क्या होता है आपका सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये आपका रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट के अंडर में आता है ये वाला पार्ट। अब ये कनेक्ट होते हैं आपके सीपीयू से, ठीक है। अब सीपीयू के अंदर आपको दो पार्ट मिलेंगे आपके, एक कम्युनिकेशन प्रोसेसर, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, और यहाँ पर मिलेगा एपीयू यानी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पर ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेसर है, ये वाला रिस्पॉन्सिबल रहेगा आपका कॉल करने के लिए और कॉल रिसीव करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक आपका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? ये जितने भी आपकी कंट्रोलिंग करते हैं, जितने भी ऑपरेशन आप करोगे एप्लीकेशन के ऊपर, उन सबको आपका कंट्रोल ये करेगा एपीयू। और जीपीयू है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, यानी आपके कंप्यूटर में जो भी ग्राफिक आपके यूज़ हो रहे हैं उन सबको कौन मैनेज करेगा? ये। अब इसका सीपीयू का डायरेक्टली लिंक किससे होता है आपका? एक कैमरा यूनिट से और दूसरा डिस्प्ले सब सिस्टम से। दोनों को बारी बारी हम देख लेते हैं। जो आपका डिस्प्ले सब सिस्टम है, यहाँ पर आपके मोबाइल आप देखते होंगे, वहाँ पर टच सेंसिटिव इंटरफेस होता है और उसके अंदर आप कीबोर्ड भी यूज़ करते हो और डिस्प्ले स्क्रीन भी यूज़ करते हो। तो आप जैसे ही टच करते हो, आपने सिंपल मोबाइल देखोगे, वहाँ पर जैसे आपने टच किया तो वो सारी जो उसकी परफॉर्मेंस है कौन उसको करता है? तो वो करेगा आपका डिस्प्ले सब सिस्टम। यहाँ पर देखिए कीबोर्ड आप यूज़ करते हो, वो भी इसी के अंडर में आएगा, डिस्प्ले स्क्रीन भी इसी के अंडर में आएगी। और यहाँ पर देखिए एक कैमरा यूनिट दी गई है आपको। अब कैमरा यूनिट के अंदर क्या है? इमेज सिग्नल प्रोसेसर, यानी यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि आपकी इमेज अच्छे से कैप्चर हो जाए, हाई रिजोल्यूशन में हो जाए, उसमें स्टेबलाइजेशन भी हो जाए। अब ये जो कीवर्ड मैं बोल रहा हूँ ये होते क्या हैं वो भी हम अभी पढ़ेंगे आगे। तो इमेज सिग्नल प्रोसेसर की हेल्प से कैमरा यूनिट वर्क करता है। अब यहाँ पर जो सीपीयू कनेक्टेड होता है वो स्टोरेज से भी कनेक्टेड रहेगा, और ये स्टोरेज के अंदर क्या मिलेगी आपको? एक्सटर्नल स्टोरेज। अब स्टोरेज के अंदर आपकी रैम रोम वो सारी चीज़ें भी होती हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब आपके मोबाइल में एक बैटरी भी कनेक्टेड होती है। अब वो किसके अंडर में आएगी? वो पावर मैनेजमेंट उसका सारा काम देखेगा, पावर मैनेजमेंट। अब पावर मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या होगी? आपका एक बैटरी का पैक रहता है, और बैटरी मैनेजमेंट का भी एक सॉफ्टवेयर रहेगा, और चार्जर, यानी आपकी बैटरी चार्ज होगी बैटरी पैक से और वो वर्क करना शुरू कर देगी। आपकी शो भी करती है कि कितनी बैटरी है, वो इसी की हेल्प से शो करती है। फिर यहाँ पे एक आपका कोडेक सिस्टम रहता है, जिसमें एडीसी जो ऑडियो से रिलेटेड होता है, और डीएसी सब सिस्टम जो स्पीकर से रिलेटेड रहता है। यानी एडीसी रिस्पॉन्सिबल रहेगा आपका माइक को यूज़ करने के लिए, यानी आपका साउंड आपके मोबाइल में आप रिकॉर्ड करना चाहें या किसी से बात करते हो तो वो एडीसी के थ्रू जाता है। और अगर जो आपका स्पीकर है वो डीएसी सब सिस्टम के थ्रू स्पीकर वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पर रैम और रोम भी कनेक्टेड है मेमोरी में, और यहाँ पर एक्सटर्नल स्टोरेज कनेक्टेड है। तो इस तरह से आपका एक मोबाइल का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह का होता है उसके बारे में हमने देख लिया। अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ते हैं, हर एक कॉलम के बारे में, जो आपके जैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस, एपीयू, जीपीयू, हर एक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा 5th पार्ट है उसी सीरीज़ का। सीरीज़ आपकी कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका पार्ट 5th है ये वाला। अब पार्ट 5th में हम क्या कवर कर रहे हैं? मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में हमने डायग्राम के थ्रू देख लिया। तो अब जो सीपीयू की बात की थी, तो आपका जैसे मोबाइल होता है, यहाँ पर इसको अब मोबाइल मान लीजिए, एक डायग्राम बना देता हूँ। ये देखिए मोबाइल आपका,
यहाँ पर एक स्क्रीन होती है आपकी, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है और ये एक बटन है उसका, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें भी क्या होता है, एक मदरबोर्ड होता है, एक सीपीयू होता है, जो इसका ब्रेन होता है, यानी सारा काम कौन परफॉर्म करेगा आपको उसका सीपीयू मोबाइल का। इसको ही क्या बोलोगे आप, मोबाइल का प्रोसेसर, मोबाइल प्रोसेसर। और ये जो आपका मोबाइल प्रोसेसर है, ये इसका काम क्या होगा, ये कमांड को रिसीव करेगा, यानी मोबाइल प्रोसेसर क्या करेगा, या जो सीपीयू है इसका, सीपीयू रिसीव कमांड, यानी ये क्या करेगा, कमांड को रिसीव करेगा। अब देखिए सीपीयू को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, दो इसकी मेजर सब कैटेगरी हैं, तो वो देख लीजिए, टू मेजर सब कैटेगरी। अब वो सब कैटेगरी कौन कौन सी है, सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट की। कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब देखिए जो ये कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट है, इसी को आप बोलोगे मोबाइल सिस्टम, मोबाइल सिस्टम इनपुट आउटपुट यूनिट, यानी इसको आप मोबाइल सिस्टम इनपुट आउटपुट भी बोल सकते हो। और ये रिस्पॉन्सिबल क्या रहेगा, ये जो आपका इनपुट आउटपुट रिस्पॉन्सिबल क्या रहेगा, यानी आपकी कॉल, इससे आप कॉल भी करोगे और कॉल को रिसीव भी करोगे। तो यानी यहाँ पर लिख लेते हैं हम, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड रिसीविंग फ़ोन कॉल्स, यानी जो भी आपका मोबाइल का मेन काम क्या होता है, सबसे मेन काम, प्राइमरी काम होता है आपका कॉल को रिसीव करना और कॉल करना किसी भी दूसरे पर्सन को। तो ये वाला कौन काम करेगा, आपका सीपीयू का पार्ट, कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट काम करेगा ये सब, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, इसके अंदर होता है आपका डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, यानी कंप्यूटर कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट हैज़ ए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, सिग्नल प्रोसेसर, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो ये सिग्नल प्रोसेसर है या आपके डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है, ये हेल्प करता है आपके जो आरएफ ट्रांस रिसीवर है उसमें, और आपका जो ऑडियो सब सिस्टम है उसकी हेल्प से आपको कॉल करने में और कॉल रिसीव करने में हेल्प करता है, कॉल पिक करने में और कॉल रिसीव करने में। ये क्या करता है, दैट हेल्प, जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ इसी तरीके से आप भी लिखते रहिएगा, दैट हेल्प इट वर्क विद आरएफ ट्रांस रिसीवर, आरएफ ट्रांस रिसीवर एंड ऑडियो सब सिस्टम। एक बार आप ये थ्योरी का पार्ट पढ़ लोगे और दोबारा उस डायग्राम को देखें तो और ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ट्रांस रिसीवर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया अभी। देखिए यहाँ पर आरएफ ट्रांस रिसीवर क्या होता है, आरएफ ट्रांस रिसीवर, आरएफ की फुल फॉर्म आपको पता लग गई है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपका मोबाइल किस पे काम करता है, आपका रेडियो सिग्नल पे वर्क करता है, तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी। और ट्रांस रिसीव का मीन्स है, ये दो वर्डों से मिलके बना है आपका, ट्रांसमीटर और रिसीवर से। तो इसमें क्या होता है, बोथ होंगे आपके, ट्रांसमीटर भी होगा और और रिसीवर भी होगा आपका, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन ए सिंगल मॉड्यूल, यानी एक सिंगल मॉड्यूल के अंदर दोनों चीज़ें रहेंगी आपकी। अब देखिए ट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है, दोनों वर्ड का यूज़ कहाँ कहाँ क्यों कर रहे हैं हम, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमीटर का मतलब है कहीं पर कॉल लगाना, ठीक है, यानी एक पर्सन से आप कॉल लगा रहे हो दूसरे पर्सन को, ठीक है,
यानी यहाँ से आपने कॉल किया इसको, तो ये ट्रांसमिट कर रहे हो आप, ठीक है। और यहाँ से ये बंदा रिसीव कर रहा है आपकी कॉल को, ठीक है, तो वो रिसीविंग कर रहा है, यानी दोनों वर्क हुआ आपके एक साथ में हो रहे हैं। ओके, तो चलिए अब दूसरे पढ़ते हैं हम रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट के बारे में। तो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस यूनिट क्लियर हो गया। अब सेकंड पढ़ते हैं, जो इसका सेकंड मेजर है सीपीयू का पार्ट, मोबाइल सीपीयू का, वो क्या है आपका रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट। रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट। अब देखिए, जो ये रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट क्या है, देखिए नाम से ही पता लग रहा है, जो रेडियो के सिग्नल को मैनेज करता है। अब आपका मैनेज कर रहा है, यानी आपके जो आपकी कॉलिंग वॉलिंग होगी वो कनेक्ट करने के लिए कुछ तो आपको चाहिए होगा, तो आपको एक सिम की ज़रूरत पड़ती है, जो आपके नॉर्मली शॉप वगैरह पे मिल जाती हैं, जो आजकल आप देखते हो अलग अलग सब आपके मिल रहे हैं, नेटवर्क वाली सिम मिल रही है, जियो, आपके आइडिया, आपकी एयरटेल, अलग अलग एग्जांपल हैं इसके सिम के बारे में, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो इसमें। तो देखिए, रेडियो सिग्नल किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा आपका, रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग सिम। अच्छा, सिम को कनेक्ट किससे करेगा, ये सिम को कनेक्ट करेगा टू बेस स्टेशन, यानी जो भी आपके नियर बाय बेस स्टेशन रहेगा या टावर होते हैं उनको बोलते हैं बेस स्टेशन, थ्रू रेडियो सिग्नल, यानी रेडियो सिग्नल के थ्रू उनको कनेक्ट कर देगा, ठीक है। आप स्पेलिंग ठीक कर दीजिएगा, लिखते टाइम हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ में। अब सिम एक तरह से किस तरह से काम करती है, इट्स लाइक मोडेम, ये मोडेम की तरह काम करती है कि ये इसको कन्वर्टिंग का काम भी अंदर ही अंदर कर देती है। अब सिम क्या होता है और ये रेडियो सिग्नल क्या होते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सिम की फुल फॉर्म है आपकी सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर कौन होते हैं, जो उस चीज़ को यूज़ करते हैं जिसने वो सिम परचेज की होगी। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, या बोल सकते हो आप आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखनी है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ भी ली जाए। और वैसे नॉर्मल यूज़ भी आपके करते हो तो आपको सिम की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका मोबाइल का नेटवर्क या आपके मोबाइल का सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है। अब देखिए, ये रेडियो मैनेजमेंट यूनिट के अंदर क्या होता है आपका रेडियो सिग्नल प्रोसेसर। अब कोई प्रोसेसर तो होगा जिसकी वजह से काम करता होगा वो, तो यहाँ पर इसके अंदर होता है रेडियो प्रोसेसर, रेडियो, सॉरी इसको ठीक कर देते हैं, रेडियो सिग्नल प्रोसेसर। तो जो जो मैं लिखवा रहा हूँ आप भी नोट डाउन अपने तरीके से कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपको याद करने में भी इजी रहेगा, ज़्यादा भारी भरकम नोट्स नहीं बनाने। अब देखिए यहाँ पे बात की हमने रेडियो सिग्नल की। अब रेडियो सिग्नल आपके यूज़ किए जाते हैं आपकी कॉल को कनेक्ट करने के लिए। अब रेडियो सिग्नल भी अलग अलग तरीके होते हैं, हम बताते हैं कौन कौन से, जैसे 3G हो गया आपका, LTE, आपके जैसे मोबाइल में देखोगे टावर के वहाँ पर जो साइन होता है वहाँ पे लिखे होते हैं, और 4G। नॉर्मली पहले 3G टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, जियो के आने के बाद आपकी क्या 4G यूज़ होने लग गई, ठीक है। अब LTE का 3G 4G आप सबको पता है, इस G का मीनिंग है आपका जनरेशन, जनरेशन। पहले 3G यूज़ होता था, उससे पहले 2G भी यूज़ होता था, ठीक है। तो ये चेंज होते रहते हैं। और LTE का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। अब देखिए यहाँ पर, अब ये LTE इससे और इससे क्या डिफरेंस रखता है। जो लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन है LTE आपका, ये 10 टाइम फास्टर रहेगा, किससे, 10 टाइम फास्टर देन 3G, ठीक है, फास्टर देन 3G। और ये किस तरह का टाइप है, ये 4G का ही एक टाइप है, टाइप ऑफ 4G, यानी जो आपकी 4G टेक्नोलॉजी है उसी का ही टाइप है, बस ये समझ लो आप। अब इसके बाद
ये आपने समझ लिया कि आपके मोबाइल प्रोसेसर जो सीपीयू होता है उसके दो सब प्रोसेसर होते हैं, एक कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट। ओके, तो अब बात करेंगे हम एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट की। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? तो चलिए स्लाइड को नीचे कर देते थोड़ा सा। सेकंड क्या है आपका? सेकंड है आपका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इसको बोलेंगे APU। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा आपके गवर्निंग करने के लिए, जो कंट्रोल करते हैं ऑल टाइप ऑफ ऑपरेशन, यानी आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन के जितने भी ऑपरेशन रहेंगे उनकी सारी की प्रोसेसिंग, उनकी कंट्रोलिंग ये वाला करेगा। तो इसमें लिख लीजिए रिस्पॉन्सिबल फॉर। रिस्पॉन्सिबल का मीनिंग है उसका आखिर काम क्या रहेगा, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्या करेगा? गवर्न करेगा, यानी उसको चलाएगा, यानी आपकी एप्लीकेशन को चलाएगा भी ये अच्छे से, मैनेज भी यही करेगा और कंट्रोल भी यही करेगा। कंट्रोलिंग ऑल टाइप ऑफ ऑपरेशन। होप आपको क्लियर हो रही होंगी सारी चीज़ें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक है। अब थर्ड क्या है इसका? डिस्प्ले सब सिस्टम। डायग्राम में आपका डिस्प्ले सब सिस्टम भी आया था, तो उसके बारे में देख लेते हैं। डिस्प्ले सब सिस्टम। अब ये डिस्प्ले सब सिस्टम क्या है? देखिए, डिस्प्ले सब सिस्टम प्रोवाइड करता है आपकी डिस्प्ले की फैसिलिटी, या जो आप टच सेंसिटिव इंटरफेस करते हो वो सारी, या आपकी जो कीबोर्ड की टच कीबोर्ड होती हैं उसको, उसकी भी आपकी फैसिलिटी यही वाला प्रोवाइड करता है। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। जो डिस्प्ले सब सिस्टम है ये क्या प्रोवाइड करता है आपको? प्रोवाइड करता है कौन कौन सी फैसिलिटीज़? ये प्रोवाइड करता है आपको डिस्प्ले फैसिलिटी, यानी आपके मोबाइल में जो भी आपकी डिस्प्ले फैसिलिटी है वो आपका डिस्प्ले सब सिस्टम प्रोवाइड करता है। अब ये की पॉइंट है, ये लिखवा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आना शुरू हो जाए। अब देखिए दूसरा क्या प्रोवाइड करता है आपको? टच सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इंटरफेस। ठीक है, एक तो टच सेंसिटिव इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, दूसरा टच सेंसिटिव कीबोर्ड भी यही प्रोवाइड करता है, जिस पे आप टच करके कीबोर्ड पे लिख सकते हो। टच सेंसिटिव कीबोर्ड। क्लियर? तो ये वाला आपका डिस्प्ले सब सिस्टम के जो आपकी स्क्रीन पे प्रोवाइड करता है वो सारे काम यही करेगा। अब बात करते हैं हम कैमरा सब सिस्टम के बारे में। अब कैमरा भी इसके लिए ज़रूरी है, तो 4 पॉइंट के आपका कैमरा सब सिस्टम। कैमरा सब सिस्टम। अब देखिए कैमरा सब सिस्टम क्या होता है? ये आपका डिज़ाइन किया गया है तो आपको डिलीवर कर सके एक टाइटली बाउंड इमेज प्रोसेसिंग पैकेज, यानी आपने कोई फ़ोटो खींचा कि वो फ़ोटो आपका एकदम खिंच जाए, क्लिक हो जाए, ठीक है, और उसके रेजोल्यूशन भी हाई हो जाए और इमेज भी स्टेबलाइजेशन हो जाए, और जो अदर तरह की एनहांसमेंट आप मोबाइल में आप यूज़ करते देखते हो कि आप एक फ़ोटो खींचते हो, उसको आप अलग अलग तरीके से एडिट भी कर सकते हो, यानी उसको क्रॉप कर सकते हो, उसकी सैचुरेशन बढ़ा सकते हो, उसका कॉन्ट्रास्ट कम या ज़्यादा कर सकते हो, तो या उसको जितनी भी अदर तरह की वो आप उसमें एडिटिंग करते हो, फिल्टर लगाते हो, वो सारी आपके कैमरा सब सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। तो उसके बारे में हम लिख लेते हैं। तो इसके बारे में हम लिखेंगे डिलीवर, डिज़ाइन टू डिलीवर, यानी क्या डिलीवर करेगा हमें? टाइटली बाउंड इमेज प्रोसेसिंग पैकेज। ठीक है, इस तरह से। और इसके अंदर क्या होगा आपका? इसके अंदर होता है, इसके अंदर भी एक प्रोसेसर होता है, उसको क्या बोलोगे आप? इंटीग्रेटेड इमेज सिग्नल प्रोसेसर। लिख लीजिए इंटीग्रेटेड इमेज सिग्नल प्रोसेसर।
ठीक है, ये प्रोसेसर हेल्प करेगा आपका क्या करने में, इंश्योर करता है आपको, इंश्योर क्या करेगा कि आपकी इंस्टेंट इमेज कैप्चर हो जाए, इंस्टेंट इमेज कैप्चर, ठीक है, इमेज आपकी कैप्चर हो जाए। दूसरा हाई रिजोल्यूशन सपोर्ट भी करेगा, हाई रिजोल्यूशन सपोर्ट, ठीक है, यानी उसमें आप हाई रेजोल्यूशन को सपोर्ट भी करेगा। कई बार आपकी नॉर्मल क्वालिटी आ जाती है, तो हाई रेजोल्यूशन के लिए आपको इंटीग्रेटेड इमेज सिग्नल प्रोसेसर है, ये हेल्प करेगा। दूसरा है इमेज स्टेबलाइजेशन। अब ये स्टेबलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। स्टेबलाइजेशन, देखिए स्टेबलाइजेशन का मतलब है आपकी रिड्यूस करेगा कि आपकी इमेज ब्लरिंग ना हो ज़्यादा उसमें, यानी रिड्यूस यानी ये क्या करेगा, रिड्यूस ब्लरिंग को रिड्यूस करेगा। और क्या करेंगे, और किस में हेल्प करता है ये वाला इंटीग्रेटेड इमेज सिग्नल प्रोसेसर एंड अदर इमेज एनहांसमेंट, जो मैंने आपको बताया था आपके कि सैचुरेशन को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा सकते हो, ठीक है, क्लियरिटी को और ज़्यादा क्लियर, अदर फिल्टर लगा सकते हो, इमेज एनहांसमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, 4 पॉइंट हो गए हमारे। अब 5वें पॉइंट की बात करते हैं। 5वां पॉइंट क्या, स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए 5वां पॉइंट आपका मोबाइल सिस्टम मेमोरी। अब आपका मोबाइल है तो उसमें मेमोरी भी होगी। जैसे आप मोबाइल परचेज करते हो तो उसमें लिखा होता है कितना, 4 GB रैम, 64 GB आपकी इंटरनल मेमोरी। तो ये किस तरह से काम करती है और कैसे कैसे इनकी स्टोरेज डिवाइड होती है उसके बारे में भी सीख लेते हैं हम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपके किसी मोबाइल में क्या होता है, रैम। तो जैसे एग्जांपल है, आपने एक मोबाइल लिया तो उसमें 4 GB रैम बोल रखी है आपकी, ठीक है। तो ये रैम क्या होती है आपकी, वो देख लेते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कंप्यूटर सिस्टम में कि रैम होता क्या है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी सेम वही, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहाँ पे क्या होगा, ये आपका वर्क मेमोरी रहेगा, यानी जहाँ पे आपकी कोई भी आपने एप्लीकेशन ओपन की तो वो कहाँ पे काम करेगी, आपकी रैम में। अब ये काम कैसे करती है वो भी देख लेते हैं, एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं, हम बना भी लेंगे। एक इमेज ले लेते हैं। देखिए सपोज ये आपका मोबाइल, ठीक है, ये इसका बटन, स्क्रीन को समझ लीजिए आप, ये इसका स्क्रीन रेशियो एक। तो एज एग्जांपल है बस समझने के लिए, यहाँ पर बहुत सारी ऐप होंगी आपकी, यानी आप ऐप मान लीजिए, बहुत सारी ऐप हैं, ये आइकन्स हैं उसके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसको मेंशन कर देते हैं, मोबाइल ऐप्स, ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। अब यहाँ पर सपोज़ आपने किसी ऐप पर क्लिक किया, इस ऐप पर आपने क्लिक किया, तो ये क्या होगा, आपने कोई ऐप रन की, रन एनी ऐप, ठीक है। तो अब ये ऐप आपने रन की तो ये क्या करेगा, सीधा इसको रैम में लोड कर देगा, ठीक है। रैम में इसको लोड किया, ठीक है, ये पहली इसमें लोड हो जाएगी, फर्स्ट लोडेड इन रैम, लोडेड इन रैम, रैम में लोड हुई और ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अब ये आपकी एग्जीक्यूट हो गई, यानी रैम के बाद देन एग्जीक्यूट। अब ये क्या करेगा, इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करेगा अगर आपका डिवाइस ख़त्म हो जाए, यानी बंद हो जाए, ठीक है, यानी आपने शट डाउन कर दिया। और लेकिन अगर आपका कंप्यूटर चल रहा है, आपका मोबाइल चल रहा है, तो ये अगर आपने इसको यूज़ करना बंद कर दिया तो वो बैकग्राउंड में रन करता रहेगा, ठीक है। एंड्रॉयड के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो ज़रूरी नहीं आपको हटानी पड़े ऐप, वो ऑटोमेटिकली अगर कोई लिस्ट एप्लीकेशन है जिसका आपका कम यूज़ कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली आपकी बैकग्राउंड में बाद में हटा देगा। अगर उससे कोई सुपर वाली ऐप, कोई आप एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो, अगर उसके पास मेमोरी भर गई तो ऑटोमेटिकली वो उसको हटाता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन भी लिख लीजिए आप, डज नॉट
डज नॉट स्टोर इंफॉर्मेशन वंस द डिवाइस इज टर्न ऑफ, डिवाइस इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, ये तो रही बात आपकी रैम की। जैसा कि आपने पहले भी कंप्यूटर सिस्टम की रैम के बारे में पढ़ा था, तो सेम वही था इसमें भी, बस थोड़ा सा ये मोबाइल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो सेकंड है आपका रोम। रोम भी क्या है, आपका इंटरनल मेमोरी का पार्ट होता है। तो ये क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, जो आपने पढ़ी थी पहले भी। अब इसको दोबारा एक बार रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये भी क्या होती है, आपकी इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी हो गई, लेकिन ये क्या करेगी, ये नॉट एक्सेसिबल फॉर यूज़र टू राइट ओनली। इसमें आप राइटिंग नहीं कर सकते कुछ। वो कैसे, नॉट एक्सेसिबल फॉर यूज़र टू राइट। इसमें आप कोई भी राइट यानी अपना कुछ डेटा स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन अब देखिए, रोम में क्या होता है, आपका प्री इंस्टॉल्ड ऐप होती हैं। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू भी मैं समझाऊंगा अभी आपको। इसमें रोम के अंदर प्री इंस्टॉल्ड ऐप होगी आपकी, जिसको आप क्या कर सकते हैं, कैन नॉट डिलीट ऑन यूज़र एंड। ये यूज़र के एंड से डिलीट नहीं होगी, कांट बी डिलीटेड ऑन यूज़र एंड। अब देखिए, इसका रीज़न क्या है कि आपको कभी भी जब आप मोबाइल लेते हो तो उसमें अगर सपोज़ आपको बोल रखा है कि 4 GB 64 GB इसकी मेमोरी है, लेकिन आपको कभी भी वो फुल नहीं मिलती। अब देखिए, इसके रीज़न के बारे में देखते हैं। पहले जो आपकी रैम होगी उसके अंदर क्या होता है आपका, सबसे पहले हाउस ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक रैम होती है आपकी। उसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल ऑलरेडी होता है जब आप नया मोबाइल लेते हो। तो एक तो हाउस ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा आपको, यानी जो भी उसका, जैसे रेडमी का फ़ोन है आपका, एप्पल का फ़ोन है, तो जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा वो मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा, उसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप मिलेगी आपको, प्री इंस्टॉल्ड ऐप। ठीक है, जो उसकी मेमोरी ऑलरेडी कवर कर देते हैं बहुत सारी। फिर उसके बाद जो मेमोरी आपकी बच जाती है वो होती है रोम के अंदर, वो होती है जिसको यूज़र यूज़ कर पाता है। ये होती हैं फ्री फॉर यूज़र, यानी ये यूज़र के लिए होती हैं। तो एक तरह से इसको मेमोरी मानोगे, आपको रोम मानोगे। ठीक है, यानी इसको रोम की तरह ट्रीट करोगे। तो ये जो बाकी बच गई, इसको, इसमें आप अपने गाने, मूवी या आपको जो भी पिक्चर वगैरह वो स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ और समझा देते हैं आपको। देखिए, जो इंटरनल स्टोरेज होती है, सपोज़ आपने कोई मोबाइल परचेज़ किया, मोबाइल में आपको मिल गया 4 GB 128 GB। ठीक है, या हो सकता है ये 6 GB हो, 128 हो, तो आप वो अपने हिसाब से, बस ये एग्जाम्पल के लिए, यानी एक मोबाइल है आपका, मोबाइल की स्पेसिफिकेशन है ये। ठीक है, अब लोगों को कन्फ्यूज़न क्या होती है कि 4 GB आपकी है, अब यहाँ पर ऑलरेडी कहीं कहीं कुछ ना कुछ प्री प्रोसेसिंग भी चलती रहती है, वो भी मेमोरी स्टोर करती हैं। तो जो आपकी प्री प्रोसेसिंग ऐप्स होती हैं तो वो भी होल्ड करती हैं, होल्ड मेमोरी, कुछ मेमोरी होल्ड करेंगी वो। और यहाँ पर आपका जो ये है 128 GB की, तो ये आपकी रैम है, ये रोम है, और दोनों ही क्या है, आपका इंटरनल मेमोरी के पार्ट है, इंटरनल मेमोरी। अब यहाँ एक्सटर्नल मेमोरी की बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि आपके जो जितने मोबाइल फ़ोन आपके आ रखे हैं वो सारे इंटरनल मेमोरी बेस पे ही आते हैं। उसमें अगर आप लगाना चाहो तो एक्सटर्नल मेमोरी लगा सकते हो, वरना कोई इतना इशू नहीं होता। 128 GB या 256 GB बहुत काफ़ी बड़ी मेमोरी, ह्यूज मेमोरी होती है, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो इसको। तो अब यहाँ पर क्या होता है आपका रोम के अंदर, सपोज़ ये रोम है आपकी, देखिए मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये डिवाइडेड होती है, तो ये 128 GB की जो रैम है, यहाँ पर ये जो रोम का पार्ट है, और यहाँ पर क्या होगा आपका ई पी रोम। ठीक है, तो ये जो रोम का पार्ट ये वाला है, ये अवेलेबल नहीं रहेगा यूज़र के लिए, नॉट अवेलेबल फॉर यूज़र।
यूज़र के लिए अवेलेबल नहीं होगा। क्यों अवेलेबल नहीं होगा? वही वाली जो मैंने ऊपर बताया था कि इसमें एक तो सिस्टम होता है, सिस्टम का पार्ट होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हो किसी भी, यानी होम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हो किसी भी कंपनी का। और साथ में आपकी प्री इंस्टॉल्ड ऐप होती हैं, प्री इंस्टॉल्ड ऐप होती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सारा पार्ट तो यहीं पे ले लेता है। जैसे 128 का है तो यहाँ पर सपोज इसने मान लिया कि 10 GB तक का डेटा यहीं पे ले लिया, और यहाँ पर आपको कितना बच गया? 118 GB का डेटा आपके यूज़र के लिए बच गया। और ये वाला कौन सा है? अवेलेबल फॉर यूज़र, अवेलेबल फॉर यूज़र। तो इसको यूज़र यूज़ कर सकता है, यानी यहाँ पर आप अपना क्या कर सकते हो, न्यू ऐप डाल सकते हो, कोई भी न्यू एप्लीकेशन डाल सकते हो, ठीक है, या कोई मीडिया फाइल आपकी पिक्चर वीडियो ऑडियो, ठीक है, वो आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, आपका जो ये 128 का डेटा है आपकी मेमोरी स्टोरेज में आप यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको कितना शो होता है? अराउंड इतना होता है, यानी वो आपके डिपेंड होता है ओएस पे और प्री इंस्टॉल्ड ऐप पे कितना होगा। तो ये एक एग्जांपल था कि कैसे कैसे आपकी रोम वर्क करती है इसमें मोबाइल सिस्टम में। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके जो मोबाइल सिस्टम पे कि मेमोरी कम क्यों दिखती है, तो उसके लिए था ये वाला। अब बात करते हैं, लास्ट वाला बच गया है, लास्ट टॉपिक हमारा ये पावर मैनेजमेंट सब सिस्टम, पावर मैनेजमेंट सब सिस्टम। अब देखिए पावर मैनेजमेंट सब सिस्टम क्या है, आपके मोबाइल का सबसे मेन काम क्या है, उसकी बैटरी की लाइफ या कितनी चलती है, तो उसके बारे में भी आपको समझना ज़रूरी है कि इस ये कैसे कैसे काम करता है। इसके अंदर एक होता है आपका बैटरी पार्ट, ठीक है, एक बैटरी पार्ट मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा? एक बैटरी पैक मिलेगा, जहाँ पर अपनी बैटरी आपकी रखी रहती है। आजकल के मोबाइल क्या है जिसमें बैटरी को आप निकाल नहीं सकते, वो खाली आपके जो इंजीनियर हैं उन्हीं के पास टूल होते हैं, वो निकाल देते हैं। अगर आपने घर पे बैठ के बैटरी निकाली तो उनकी वारंटी अवॉइड भी हो सकती है। तो ये क्या रिस्पॉन्सिबल करेगा? ये जो मैनेजमेंट सब सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा आपका, जो आपकी पावर प्रोवाइड करता है आपके मोबाइल सिस्टम को। तो ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पावर। क्लियर? तो सिंपल सा इतना है, डायग्राम के थ्रू हमने बता ही दिया था आपको। ये डायग्राम आपका देखिए यहाँ पर, रुकिए एक सेकंड, देखिए ये बैटरी है इसकी, और ये बैटरी मैनेजमेंट है। यहाँ पर जो जो मैंने आपको टॉपिक बताए वो सारे सारे इसमें क्लियर हो गए। आरएफ ट्रांस रिसीवर, सिम, कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर होता है, वो किस तरह से काम करेगा, आपका एपीयू क्या होता है, जीपीयू, कैमरा यूनिट किस तरह से होगा, डिस्प्ले सब सिस्टम के अंदर आपकी जो टच सेंसिटिव इंटरफेस है वो, अब इसके अंदर भी आपका डिस्प्ले स्क्रीन है, कीबोर्ड है, स्टोरेज है, एक्सटर्नल स्टोरेज है, ये सब किसी के अंडर में आएंगे आपकी, ये मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में। रैम और रोम जो मैंने अभी क्लियर की है, आपका ऑडियो, माइक, सब सिस्टम, स्पीकर, ये सब भी है। तो आपका ये कंप्लीट मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन कवर होता है। क्लियर? तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए और अपने यार दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका अच्छा बेनिफिट मिल सके। अब हम अगली क्लास में और आगे के टॉपिक भी फर्दर कवर करेंगे। आप पुरानी वीडियो को भी देखते जाइए, उनके भी प्रॉपर नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू।